सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत एक बार आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर सिटी पे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये डेरिवेशन जितनी भी सिंपल इस तरह से हम आपको समझा सकते हैं, हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन हालांकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या आप लोग के सिलेबस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ किताबें ये इक्वेशन दी रहती हैं। लेकिन वो इक्वेशन का सोर्स क्या है, कहाँ से आई है वो इक्वेशन, आज हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब पहले थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस बात को सजेस्ट करती है कि आप लोग ने अभी तक की ज़्यादा ये पढ़ा होगा कि भाई हम लोग वेव के बारे में जब पढ़ते हैं तो वेव में मैक्सिमम केस में हम लोग साउंड या लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में आपके एक छोटी सी जगह पर आपको बताया गया है, आपके सेकेंड चैप्टर में ये बात बताई गई थी कि एक्चुअली में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल के अंदर भी एक वेव नेचर होता है। और उस वेव नेचर को डिस्कवर किया था सबसे पहले डी ब्रोई ने। तो डी ब्रोई की वेव इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आप लोग को याद होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, तो वहीं से ये कुछ इक्वेशन आएगी निकल करके। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस बात को कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक वेव मान लेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है उस इन्फॉर्मेशन को हमें इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट करना है, पार्टिकल ट्रीट नहीं करना है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तभी उसके अंदर वेव कैरेक्टर शो होगा। वो खैर एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग उस वेव के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को वेव मान लें, क्योंकि ये अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास बहुत कम होता है और वो तेज स्पीड से चलेगा, वेलोसिटी से चलेगा, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत वेव नेचर आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन या वो पार्टिकल जो है एक स्पीड से कुछ सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा होगा तो वो हार्मोनिकल मोशन करेगा, यानी उसकी जो वेव होगी वो हार्मोनिकल मोशन करेगी। और उस हार्मोनिकल मोशन को हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इसको हम लोग बोलते हैं जाई। जाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हार्मोनिक मोशन अगर कर रहा होगा तो ये जो जाई है ये इस तरह से इस इक्वेशन से इसको गिवन लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जाई का मतलब क्या है। इस जाई को हम लोग यहाँ बोलते हैं, जाई इज नोन एज अ वेव फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव मान रहे हैं तो उस वेव की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस जाई के अंदर स्टोर रहेगी। तो ये जाई हमें उस वेव की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से देगा कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी ओमेगा यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, एंड सो ऑन। जो भी चीजें होंगी ये वेव फंक्शन हमें डिटरमाइन करके दे देगा यहाँ पर। तो उस अगर वो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मोशन कर रहा होगा तो वेव के अंदर नेचर होता है कि वो हार्मोनिकल मोशन करती हैं और उस हार्मोनिक मोशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जाई का मतलब है वेव फंक्शन और ए का मतलब इस इक्वेशन में क्या है, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड। और ये ओमेगा का मतलब आप सबको मालूम है क्या होता है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो टी है ये क्या है, ये टाइम है। टाइम एक सर्टेन टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो वहां पर ये टाइम निकाला गया है। तो उस इक्वेशन को फिलहाल हम इस तरह से लिखेंगे, दैट जाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो पहले जाई के बारे में इसको हम लोग कुछ तोड़ मरोड़ करके और आगे इसको पढ़ाते हैं। तो इस जाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट ए साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी को हम क्या कहेंगे, देखिए ये जो ओमेगा है, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसको लिखेंगे दैट ए साइन ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का, और आगे हमने लगा दिया स्मॉल टी। अब देखिए अगर इस 1 अपॉन टाइम जो यहाँ पर लिखा है जाई को अगर हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन टी इनटू स्मॉल टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा की जगह पर आ गया है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और उसका भी मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, टाइम से करा देंगे। तो इस 1 अपॉन टाइम की टी की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी, दैट इज उस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर ले लिया। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा साइन 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी या फिर इस केस में वी अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। लाइट के केस में पढ़ा है सी अपॉन लैम्डा, लेकिन यहाँ पर वेव जब इसकी बनेगी तो उसकी स्पीड लाइट के करीब तो पहुंच नहीं पाएगी, तो उसकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगी, उसको हमने यहाँ पर ये वी से लिख दिया, और नीचे लैम्डा यानी उस इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह काम कर रहा है तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, लैम्डा से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, आगे टाइम लिख दिया। अच्छा, अब अगर हम यहां से लिखें दैट ए साइन 2 पाई
और ये देखिए वेलोसिटी और टाइम, जब वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक सर्टेन उसकी एक्स पोजीशन मालूम चल जाएगी इनटू लैम्डा। भाई वेलोसिटी का मल्टीप्लाई टाइम से कराएंगे, उसका डिस्टेंस या उसका डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा एक्स एक्सिस में। फिलहाल अभी हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है। अब हालांकि ऐसा होगा नहीं, वेव जो है वो चारों तरफ मोशन, सारे डायमेंशन में मोशन कर रही होगी, मतलब 3 डायमेंशन में कर रही होगी। अभी फिलहाल के लिए हमने उसका मोशन एक डायमेंशन में माना है, तो इस v इंटू टी की जगह पर हमने एक्स पुट कर दिया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट जाई इज इक्वल टू a sin इस 2 पाई इंटू एक्स को ऐसे लिख देंगे 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और ये पूरा क्या होगा, ये एज हमारा यहाँ पर एंगल की तरह ट्रीट करा जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो अब ओवरऑल हमें जो इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये लास्ट की जो इक्वेशन बनी है जाई इज इक्वल टू a sin 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और पूरी तरह से जो इक्वेशन उनकी एक्चुअली में थी श्रोडिंगर की, वो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो चलिए इसके आगे का सॉल्व करते हैं। और श्रोडिंगर ने ये जो इक्वेशन थी, ये लगभग 1926 के आसपास में उन्होंने, अरविंद श्रोडिंगर ने इसको अपने एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इसको लिखा था। तो ये जो लास्ट इक्वेशन हम लोग की बनी है कि जाई इज इक्वल टू, जाई का मतलब यहाँ पर है वेव फंक्शन ए साइन, और यहाँ पर लिखा गया है आपकी 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। यहाँ पर ये लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मोशन कर रहा होगा तो ये लैम्डा उसकी वेवलेंथ है, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स एक्सिस में, ए इसका एम्पलीट्यूड, बाकी 2 पाई सारी चीजें कांस्टेंट है। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को हम क्या करें, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएशन से क्या होगा, ये हो जाएगा डी जाई अपॉन डी एक्स। इसको डी एक्स के मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और यहां पर हमें इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज ए साइन, यहां पर इसको अगर ऐसे लिखें कि ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने क्या करा, हमने इस इक्वेशन को dx के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। उससे क्या होगा, देखिए ये लिखा जाएगा d2 जाई अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से अगर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये a sin और ये पूरा थीटा है, तो a sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a cos थीटा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हो गया a cos थीटा, और थीटा की जगह पर लिख देंगे 2 पाई x अपॉन लैम्डा, और इस वाले नंबर का ये जो अंदर फंक्शन लिखा है, जो भी चीज है ये थीटा है, इस थीटा का बाद में एक अलग से भी डिफरेंशिएशन होता है, तो वहां से देखिए ये x को रहने देंगे, ये 2 पाई लैम्डा को कॉमन निकाल लेंगे, जब 2 पाई लैम्डा जो है कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और dx के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट कुछ नहीं होगा, बन ही आएगा। तो लास्ट में इक्वेशन ये बन जाएगी। इस पूरे टर्म का पहले हमने डिफरेंशिएशन किया तो उसका आंसर आया एक cos, और आगे लिख दिया 2 पाई x अपॉन लैम्डा, और इस वाले का डिफरेंशिएशन एक और फिर से बात कर रहा है, तो उसी को आगे हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, dx कैंसिल हो गया पूरा। तो एक नई इक्वेशन हमारी ये बनी, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, दैट 2 पाई अपॉन लैम्डा, और आगे लिख देंगे a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन बन गई किसकी, d2 जाई अपॉन dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको दोबारा एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे dx के ही रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से जब 2 बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस 2 बार डिफरेंशिएशन को इस तरह से लिखा जाता है, d2 जाई अपॉन dx स्क्वायर। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा है तो उसको हमने इस तरह से लिखा है, और इस टर्म को, ये तो इक्वेशन इसी तरह से हो गई है, इस इक्वेशन को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए उसमें क्या होगा, ये 2 पाई लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे बाहर ही लिख दे रहे हैं 2 पाई लैम्डा, और a cos थीटा लिखा है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है नेगेटिव का sin थीटा। तो इस a को हम ऐसे लिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ये a ऐसे है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, और वो जो नेगेटिव का साइन होगा वो हमने नेगेटिव यहाँ लगा लिया फिलहाल, तो ये 2 पाई लैम्डा a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा बचेगा। ये क्वेश्चन एक नहीं है, यहाँ निगेटिव साइन लगा हुआ। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, d2 जाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये 2 पाई और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ से बचेगा माइनस का 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया। अब देखिए जो a साइन, ये जो पूरा टर्म था, ये हम अपना ये शुरुआत वाली इक्वेशन यहीं पर उठा के लिख सकते हैं। यहाँ जो लिखा है जाई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा, इस पूरे टर्म को उठा के हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी दैट d2 जाई अपॉन dx स्क्वायर इज गिवन एज, इसको ऐसे लिख देंगे कि माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इतने की जगह पर हम इस पूरे जाई को पुट कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई जाई। ये इक्वेशन एक हमारे पास में मिली।
जिसको हमने डिफरेंशिएट करा, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर हमें एक नई इक्वेशन मिली, दैट इज d2 xi अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय xi इज द वेव फंक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अब इसी इक्वेशन को हमें और सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख रहे हैं। ये जो लास्ट इक्वेशन बची है इसको अगर हम दोबारा लिखेंगे तो ये जो दोबारा इक्वेशन आई थी हमारी d2 xi अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू xi, ये इक्वेशन बची थी। इस इक्वेशन को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए अगर हम इसको क्या लिखें, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखें कि d2 xi अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ से क्या करें, यहाँ से इस 4 पाई स्क्वायर और नेगेटिव, पूरे नेगेटिव को 4 पाई स्क्वायर और xi का नीचे मल्टीप्लाई करा दे, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर xi इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, है ना। इस पूरे टर्म को, ये जो ऊपर वाला टर्म है इसका हमने इधर डिवाइड करा दिया, इधर नीचे आ गया, और यहाँ पर बचा हुआ केवल 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, उस नेगेटिव को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर लिखा है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे डी ब्रो इक्वेशन से, और डी ब्रो इक्वेशन ये बात बोलती है कि भाई अगर कहीं पर कोई वेव, जो अगर कहीं पर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो उस वेवलेंथ की जो इक्वेशन लिखी थी डी ब्रोई ने, वो ये बताई दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जहां पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है, p का मतलब है मोमेंटम, यानी उस पार्टिकल का कितना मोमेंटम है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, मतलब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया है। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो पहले इस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल, तो ये मास इनटू वेलोसिटी अपॉन h। और अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे, तो उससे ये हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारी किसकी, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। h का मतलब यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करते हैं, तो नेगेटिव का d2 xi अपॉन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर xi इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे, इस स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वो हो जाएगा d2 xi अपॉन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर xi इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। अब इस m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखेंगे, वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे दैट काइनेटिक एनर्जी, या उसको हम केवल k ही लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की होती है हाफ m v स्क्वायर, जहां पर मास उस बॉडी का मास हो गया और v जो है वो उस बॉडी की वेलोसिटी होगी। अब देखिए अगर हमें यहाँ से m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इधर भी m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ हमने क्या करा, दोनों तरफ इसका m से मल्टीप्लाई करा दिया, तो उससे हमें ओवरऑल m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2mk इज इक्वल टू, ये m से m मल्टीप्लाई, तो m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू में मिल गई है। अब इस m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे दैट नेगेटिव का d2 xi अपॉन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर xi, और ये जो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 2mk मास इनटू, ये मास है 2 मास, और ये k का मतलब यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की, अगर इलेक्ट्रॉन मान है तो फिलहाल उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सब काम करने के बाद में अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इस इक्वेशन को अगर और सॉल्व करें और यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से बनेगी, इस काइनेटिक एनर्जी की यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, ये जो 2mk है इसका नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आएगी, ये 2m का मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ अभी फिलहाल लिख रहे हैं नेगेटिव का d2 xi अपॉन dx स्क्वायर, नेगेटिव का d2 xi अपॉन dx स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर को पहले ऐसे लिख देते हैं, और नीचे देखिए जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 8, और आगे है पाई स्क्वायर xi, नीचे आ जाएगा एक मल्टीप्लाइड बाई m,
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये वाला m भी नीचे मल्टीप्लाई हो गया क्या, तो काइनेटिक एनर्जी की फिलहाल वैल्यू ये बन के आ गई यहाँ पर, k इज इक्वल टू नेगेटिव का d2 xi अपॉन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर xi इनटू m। मास किसका है, उस इलेक्ट्रॉन का है जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, और ये उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। फिलहाल अभी एक नई इक्वेशन बनी है, अब इस इक्वेशन को और सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर एक बात माननी पड़ेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी किसी न्यूक्लियस में या कहीं पर भी रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और जब उसके अंदर पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ तो टोटल एनर्जी भी होगी, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। और उसकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का क्या होगी, सम होगी। ठीक है, जो उसकी टोटल एनर्जी होगी, ये टोटल एनर्जी इसको कहलाते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी का सम है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा आएगा, तो यहाँ से ये माइनस लिख सकते हैं, दैट माइनस का d2 xi अपॉन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर xi इंटू m। ये आई एनर्जी की वैल्यू। अब इस एनर्जी में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब अगर हम क्या लेके हैं, अब इस एनर्जी को इस वाले पोटेंशियल को उठा के इधर लाएं तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में लिखेंगे, और इधर क्या बचा होगा, इधर बचा होगा नेगेटिव का d2 xi अपॉन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर अपॉन 8 पाई xi m। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, यहाँ पर हमने क्या करा, इस पोटेंशियल को इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया, और ये नेगेटिव ऐसे हमने लिख दिया फिलहाल के लिए। अब देखिए इस इक्वेशन को और आगे अगर एक्सपैंड करें तो उसमें क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला टर्म लिखा है h स्क्वायर और नीचे लिखा है 8 पाई xi m, ये पाई स्क्वायर होगा 8 पाई स्क्वायर xi m, और इसका हम क्या करें, इतने टर्म का इधर मल्टीप्लाई करा दें और h स्क्वायर को इधर ले आए, तो उससे ओवरऑल यहाँ पर ये हो जाएगा दैट टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और इस टर्म का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस टर्म को हम फिलहाल के लिए देखिए ऐसे लिख रहे हैं कि पहले इसको लिख दें यहाँ पर कि 8 पाई स्क्वायर xi m, इस वाले का इधर मल्टीप्लाई, और h स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो h स्क्वायर ऐसे आ गया, और जब इस वाले का इधर आया तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं ओवरऑल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, सामने क्या लिखा है, सामने लिखा होगा अभी ये नेगेटिव का d2 xi अपॉन dx स्क्वायर, ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग 8 पाई स्क्वायर xi m अपॉन h स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू d2 xi अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आप क्या करें, अगर इस d2 xi अपॉन dx स्क्वायर को इस पूरे टर्म को उठा के हम इधर ले आए तो उससे क्या होगा, यहाँ इक्वेशन बनेगी हमारी d2 xi अपॉन dx स्क्वायर, ये प्लस का हो गया इधर आके, तो यहाँ पर ये बचा होगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई xi इज इक्वल टू 0। देखिए इस वाले xi को बस हमने क्या करा है, इसको हमने इधर तरफ लिख दिया है, ओवरऑल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई xi दैट इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन जो लास्ट से बन के आई है। अब हालांकि कुछ बुक्स क्या करती हैं इसको, क्योंकि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम केवल वन डायमेंशनल मोशन को मान रहे हैं, यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन हमारा केवल वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टाइप की वेव है, और वेव का जो मोशन होता है वो कभी भी एक डायमेंशन में तो होता नहीं है, वो तीनों डायमेंशन में करेगा, मतलब वो एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा एंड जेड में भी जाएगा। तो इसी से श्रोडिंगर ने ये सजेस्ट किया कि भाई इस इक्वेशन को हम अगर 3 डायमेंशनल में लिखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन ये होगी कि अगर इसमें हम मान लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो तीनों एक्सिस में हो रहा है, तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट d2 xi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 xi अपॉन dy स्क्वायर, आपकी यहाँ पर y का भी ले आएंगे टर्म, अपॉन d2 xi अपॉन dz स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म पूरा कॉपी कर देते हैं 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला xi, तो xi इज इक्वल टू 0 दैट इज श्रोडिंगर इक्वेशन। ये आपकी पूरी तरह से जो श्रोडिंगर इक्वेशन किताबों में लिखी होती है d2 xi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 xi अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 xi अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई xi इज नोन एज इज इक्वल टू 0 होगा।
तो ये क्या है, यही हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन को अगर वेव मानेंगे तो उस वेव की इक्वेशन कुछ इस तरह से इस मैथमेटिकल टर्म्स में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक बड़ा ही फेमस पार्ट है जिसको श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। और श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही फिर हम लोग को, जो आप लोगों ने पढ़े हैं कि और एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें जो उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर और बहुत सारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो सारे इन्हीं के फिलहाल सॉल्यूशन से आते हैं। तो लास्ट इक्वेशन कह सकते हैं श्रोडिंगर की इक्वेशन है वो यही है। फिलहाल जो हम लोग के सिलेबस भर की इक्वेशन है वो यही है। हालांकि इनकी श्रोडिंगर इक्वेशन की है वो अलग अलग टर्म्स में भी लिखी गई है, लेकिन फिलहाल हम लोग के जो सिलेबस में आती है वो यही आती है, ये इक्वेशन जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।